सुगस डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अनिल अंबानी के केसेस में रिलायंस पावर बहुत ज्यादा पिसा है अभी तक। ऑल दो हाई कोर्ट की तरफ से अलग अलग रूलिंग्स आई थी। आपका जो न्यूज है आज से 2 दिन पहले यानी कि लगभग परसों जो आपकी न्यूज आई थी, ये वाली न्यूज, अनिल अंबानी रिलायंस पावर शेयर्स एंड फोकस आफ्टर बॉम्बे हाई कोर्ट स्टेज फ्रॉड एक्शन। फ्रॉड अकाउंट डिक्लेयर कर दिए गए थे अनिल अंबानी के, ये चीज आप लोगों को मालूम होगी बहुत अच्छे से। स्टे लगाए यहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने। ये एक पॉजिटिव न्यूज आती है, इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंपैक्ट रिलायंस पावर पर भी पड़ता है। लेकिन एक चीज जो कंपनी रिलायंस पावर इतने लंबे टाइम से कह रही है कि अनिल अंबानी का पिछले 3.5 साल से हमारी कंपनीज पर कुछ लेना देना नहीं है। फिर भी इनडायरेक्ट इंपैक्ट, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, हर तरीके से इनडायरेक्ट इंपैक्ट। अब हाई कोर्ट ने यहां पर एक बात और कही है, जितने भी मैटर्स आपके दिख रहे हैं ना अभी, जितने भी मैटर्स हैं वो सारे हैं 2013, 17 या 2019 तक के। यानी कि इन 3 सालों के बीच के ये मैटर सारे, इसके बाद का कोई भी मैटर ज्यादा भी फोकस पर नहीं है। और ये सभी मैटर इस समय ईडी के अंडर है। कोई बैंक फ्रॉड का है, कोई अकाउंट फ्रॉड का है, बट अल्टीमेटली ये सारे मैटर जो है वो ईडी के अंडर आते हैं। वेराज इस बीच में हाई कोर्ट ने यह कहा है कि ये जो केस है अनिल अंबानी का, ये एक क्लासिक केस है जहां पर बैंक्स अचानक से उठ जाग चुके, मतलब सो रहे थे इतने सालों से बैंक्स, 2013, 2017, 2019 तक, इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर बैंक सो रहे थे। अब अचानक से बैंक्स क्यों जाग गए हैं, यह सवाल यहां पर किया है कोर्ट ने। तो ये बड़ा सवाल है, तो देखते हैं इसके बाद यहां पर क्या एक्शंस होते हैं। ऑल्दो जो फ्रॉड टैग किया जाता है उसके बाद क्रिमिनल एफआईआर फाइलिंग, रेपुटेशन डैमेज, क्रेडिट फॉर ईयर्स, इन सब का मतलब कि बयान भी यहां पर दिया है, अनिल अंबानी की तरफ से दिया गया हाई कोर्ट के अंदर। तो बड़ा सवाल यह है कि बैंक्स के इतने सालों से सो रहे थे, जो अब ये अचानक से जाग चुके हैं। अब इसके अलावा अभी भी इस न्यूज के बाद भी और इस वाली न्यूज के बाद भी, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्वाश कर दिया था जय अनमोल अंबानी के फ्रॉड टैग को, जो कि आपके बैंक से लगाया था, वो भी एक पॉजिटिव न्यूज थी। इस वाली पॉजिटिव न्यूज का आपको इंपैक्ट दिखा, लेकिन अनिल अंबानी वाली पॉजिटिव न्यूज का इंपैक्ट नहीं दिखा। तो ये मतलब क्या है, अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉजिटिव जाता है, नेगेटिव जाता है, तो पॉजिटिव हमें क्यों नहीं मिला? कहीं ना कहीं अभी जो दूसरे मामले, जो मैंने अभी आपको बोला कि ईडी के मामले भी यहां पर फंसे हुए हैं, जो कि फेक बैंक गारंटी के उठते हैं। ठीक है, ईडी ने यहां पर चार्जशीट फाइल करी थी रिलायंस पावर के अगेंस्ट में 68 करोड़ की फेक बैंक गारंटी में। ठीक है, सेसी से टेंडर मांगे गए, एक फेक बैंक गारंटी बना करके एसबीआई के फेक ईमेल्स बनाए गए। ये सब मैटर भी अभी रिलायंस पावर पर है। और ये डायरेक्टली रिलायंस पावर में अनिल अंबानी के जितने भी मैटर्स हैं, मेजॉरिटी में वो इनडायरेक्टली रिलायंस पावर पर इंपैक्ट कर रहे हैं। वेराज ये वाला फेक बैंक गारंटी डायरेक्ट रिलायंस पावर पर इंपैक्ट करता है। और इस मामले में भी कंपनी ने हमेशा की तरह कहा है कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है इस फेक बैंक गारंटी से। और पिछले 3.5 साल से अनिल अंबानी का भी हमारी कंपनी पर कुछ लेना देना नहीं है, वो पुरानी बातें कंपनी ने यहां पर रिपीट फिर से करी थी। लेकिन अल्टीमेटली कंपनी के कुछ मैनेजमेंट में से मेंबर्स पकड़े गए। तो इसी वजह से ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि क्यों छोटा पॉजिटिव इंपैक्ट आपको मिला 2 हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने के बाद में, लेकिन अभी भी कोई बड़े ब्रेकआउट्स नहीं मिले। ऑल दो 32 से लेकर के 40 के आसपास तक की तेजी बहुत बड़ा मूव है, अपने आप में एक बहुत बड़ा मूव है। अब यहां पर जरूरत है सस्टेनेबिलिटी की, बाकी खबरों पर भी आते हैं, लेकिन एक बार यहां पर चार्ट देखना। स्टॉक ने रिसेंटली क्या किया है, 32 पे आपका बेस बनाते ही, मतलब कि टच एंड गो वाली सिचुएशन रही 32 पर। यहां पर देखो 32 तक ड्रॉप कर गया, तो ऑलमोस्ट यहां पर टच एंड गो वाली कंडीशन आपकी रही एक सेशन में। उसके बाद 36 जो कि आपका क्रूशियल बेस है, जहां पर आपको पहले भी हर बार कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट्स मिले, 36 पर बेस लिया। उसके बाद 38 आपका मिड रिस्ट्रिक्शन ब्रेकआउट करा और 40 के पास नहीं आया, बट उसके काफी करीब था और वहां से रिस्ट्रिक्ट करके वापस नीचे। अब 36 से लेकर के 38 के बीच का कंसोलिडेशन जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसके 5 चार्ट देखोगे, हर बार एक कंसोलिडेशन मिला है 36 और 38 के बीच में, तब जाकर के एक नेक्स्ट मूव आया है।
ऑल दो अच्छी चीज ये है कि अभी भी डायगोनल के ऊपर है, क्योंकि डायगोनल के नीचे रहना एक नेगेटिव साइन है, बट डायगोनल के ऊपर बने रहना ये एक पॉजिटिव साइन देता है। तो 38 आपका मिड रेस्ट्रिक्शन है, यहां सस्टेनेबिलिटी की जरूरत रहेगी। रिलायंस पावर को 36 आपका काफी क्रूशियल बेस है, तो इन दोनों ट्रेंड्स को नोट जरूर कर लेना। ठीक है, अब आते हैं आपके अगले पॉइंट पर। रिलायंस पावर का डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो आईसीआरए की डी रेटिंग का भी है, यानी कि अल्टीमेटली जितनी भी खबरें हैं जो डायरेक्टली रिलायंस पावर पर इंपैक्ट करती है वो कंपनी के फाइनेंशियल्स और कंपनी के इन्वेस्टर डेवलपमेंट पर डायरेक्ट इंपैक्ट देती है। फॉर एग्जांपल आईसीआरए ने कंपनी पर डी रेटिंग दी थी, जो कि कंपनी के डेट सर्विस को बहुत नेगेटिवली शो करती है। ये एक नेगेटिव न्यूज रही कंपनी के लिए, बैंक फैसिलिटीज को लेकर के, लॉन्ग टर्म एनसीडीज को लेकर के और शॉर्ट टर्म डेट प्रोग्राम्स को लेकर के कंपनी को ये बड़ा झटका था आईसीआरए की डी रेटिंग का। पर ये चेंज हो जाती है, देखते हैं कब चेंज होती है ये। इसके अलावा ईडी ने कंपनी की विंड मिल भी अटैच करी थी 10.14 करोड़ की, तो ये भी कंपनी के लिए डायरेक्ट इंपैक्ट है, जो कि पीएमएलए वॉयलेशन के अंडर आता है। ऑल्दो कंपनी ने यहां पर यह भी बताया था कि ये अनिल अंबानी लेड ग्रुप यहां पर पीएमएलए वॉयलेशन के अंदर वो है और हमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली फ्रेम किया जा रहा है, बट यहां पर भी कंपनी की प्रेजेंट विंड मिल जो है वो अटैच की गई है, तो ये भी कंपनी के लिए एक नेगेटिव न्यूज हो जाती है डायरेक्टली। वेयरएज अगर इनडायरेक्ट जो मैं फिर से अगर आपको बताऊं तो इनडायरेक्ट आपको अनिल अंबानी के मैटर्स ही देखने को मिलते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव में, बट डायरेक्टली कंपनी के ऊपर जो परेशानियां हैं ईडी के मैटर्स की, वहां स्टे मिलना जरूरी है। जरूरी है कि कंपनी के ईडी के जो मैटर चल रहे हैं, जहां पर कंपनी के प्रॉपर्टीज अटैच की गई, जैसे रिलायंस इंफ्रा की कुछ प्रॉपर्टीज अटैच की थी, तो रिलायंस इंफ्रा की ट्रेडिंग रोक दी गई। ऑल्दो अभी एक्सचेंजेस की तरफ से जवाब आना बाकी है, वहां पर कोई जवाब भी नहीं आया है, तो वो मैटर अलग है कि रिलायंस इंफ्रा में प्रॉपर्टीज अटैच हुई तो इस वजह से उसकी ट्रेडिंग रोक दी गई। वेराज रिलायंस पावर में भी यही चीजें हैं कि यहां पे भी कुछ प्रॉपर्टीज अटैच की गई है और पीएमएलए के अंडर ये भी अभी वॉयलेशन में है, पर यहां अभी किसी भी तरह की ट्रेडिंग या उसका बैन नहीं लगा है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स को आपको मालूम होने चाहिए। इसके अलावा जरूरत हमको ये रहेगी कि ईडी के सभी मामलों में क्लीन चिट मिले। हाईकोर्ट अगर रिलीफ देता है अनिल अंबानी को या जय अनिल अंबानी को, वो एक अच्छी बात है, बट वो इनडायरेक्टली है। हमें चाहिए कि बड़े ब्रेकआउट या बड़े मूव के लिए, वापस बड़ी तेजी के लिए हमें यही चाहिए होगा कि जो डायरेक्ट ईडी के मामले हैं रिलायंस पावर के ऊपर, वहां पर रिलीफ मिले ईडी की तरफ से। ठीक है, तो ये डायरेक्ट इंपैक्ट देगी कंपनी के ऊपर। इन चीजों की जरूरत है मेजर, क्योंकि कई लोगों के सवाल है कि अगर ये दो हाईकोर्ट से पॉजिटिव न्यूज आई है तो कुछ पॉजिटिव मूव क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि जरूरत रिलायंस पावर को अब ईडी से पड़ चुकी है कि ईडी से एक बड़ा रिलीफ आए। अपार्ट फ्रॉम दैट 32 से लेकर के ऑलमोस्ट 40 तक जाना भी एक बड़ा ब्रेकआउट है अपने आप में, बट अगर आपकी बाइंग हायर लेवल्स पर है 70s या 60s पर, तो आपके लिए कोई फायदा अभी तक नहीं हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका फोकस रहेगा वो रहेगा दिसंबर क्वार्टर पर, कि कंपनी दिसंबर कैसा परफॉर्मेंस कर पाती है। ऑल्दो दिसंबर में कंपनी 2024 में बढ़िया रिवेन्यू लेकर के आई थी इन कंपैरिजन विद सितंबर, तो यह एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि कंपनी इस बार दिसंबर 2025 में 2000 करोड़ का बेंच जरूर ब्रेकआउट करे। तो अगर 2000 करोड़ का कंपनी बेंचमार्क ब्रेकआउट करती है तो वहां पे हाई पॉसिबिलिटी है कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ इंक्रीज होने की, यानी कि 12% से इंप्रूव होने की। तो अब जो कंपनी का फोकस है वो मेजरली रहेगा ईडी पे, और साथ में कंपनी के दिसंबर क्वार्टर पर ग्रोथ कैसा आता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और एनुअल बेसिस पर रिवेन्यू क्या 12% से ऊपर कंपनी लेकर के आ पाएगी। मेजर फोकस यहां पे रहने वाला है अभी रिलायंस पावर का। ठीक है, तो ये यहां पे वीडियो को एंड करते हैं। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।